वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में। 8 जुलाई डेट है आज की। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप साथ के साथ आंसर करते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है गाय के गोबर से बने भारत के पहले एकमात्र पेंट खादी प्राकृत पेंट जिसका नाम है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? गाय के गोबर से बना भारत का एकमात्र पेंट कौन सा है? खादी प्राकृत पेंट। इनमें से बताइए कौन ब्रांड एम्बेसडर बना। इसका सही उत्तर होगा सी, नितिन गडकरी जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बने। कौन है वे? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने खादी प्राकृत पेंट ब्रांड नेम के तहत गाय के गोबर से बने भारत के पहले और एकमात्र पेंट का उद्घाटन किया। इसके अलावा मंत्री ने देश भर में इसे बढ़ावा देने के लिए खुद को पेंट का जो है ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। खादी प्राकृत पेंट जो है स्वचालित विनिर्माण संयंत्र कौन सा? कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में। आपको एक तो ये याद रखना है, कुमारप्पा जयपुर में के परिसर में जो है स्थापित किया गया है, जो खादी और ग्रामोदय आयोग KVIC की एक इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एयरलाइन को एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड ATW के द्वारा 2021 का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? इनमें से बताइए किसे। इसका सही उत्तर होगा डी, कोरियाई एयरलाइन को यह अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्री ने ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप कौन सी? मत्स्य सेतु। आप ये ऐप भी याद रख सकते हैं, क्या है ये? ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप है मछुआरों के लिए। किसने जो है लॉन्च की, बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, गिरिराज सिंह ने जो है यह लॉन्च की। कौन है गिरिराज सिंह? केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु का लॉन्च किया। ऐप को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद के वित्त पोषण समर्थन के साथ ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर इसके द्वारा जो है भुवनेश्वर में विकसित किया गया। भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन कल बहुत न्यूज़ में थी, बताइए। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा भारत। भारत ने जो है यह नया मंत्रालय बनाया है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये। आप कमेंट करके बताइए जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है उसके पहले मिनिस्टर यानी ये किस मिनिस्टर के अंडर होगी, उनका नाम बताइए कमेंट करके। इसके बारे में अगर हम पढ़ें, भारत सरकार ने भारतीय सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए और स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एक सहकारिता मंत्रालय बनाया। यह सहकारिता मंत्रालय सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए काम करेगा, देश में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देगा और अलग अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा जो है प्रदान करेगा। आप बताइए कमेंट करके कौन है जो पहले सहकार मंत्री बने हैं। और साथ ही कल जो है वो भारत सरकार ने अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है उसमें बहुत ज़्यादा रिशफल यानी उलटफेर किया। 43 मंत्री जो है वो अंदर कैबिनेट मंत्री बने हैं और 12 ने रिज़ाइन किया। तो आपको यह संख्या भी याद रखनी है। अगर उनमें से हम देखें किस किस को कौन सा नया मंत्रालय मिला, किरण रिजिजू जो पहले खेल मंत्री थे, अब कैबिनेट मंत्री बनने के बाद उन्हें कानून लॉ मिनिस्टर बनाया गया। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राज्यवहन मंत्री बने रहेंगे। गडकरी जी हो गए, 2 हो गए। तीसरा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के भाई कौन? पशुपति कुमार पारस। जी हाँ, बागी नेता हैं जो बिहार से, उनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया। अनुराग ठाकुर को 2 विभाग कौन से? सूचना और प्रसारण मंत्री और खेल मंत्रालय सौंपा गया। राज्यसभा सांसद धर्मेंद्र प्रधान जो पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे, पेट्रोलियम मंत्री ना हो गए। शिक्षा विभाग उन्हें दिया गया है। पीयूष गोयल कपड़ा मंत्रालय संभालेंगे। इसी तरह शहरी विकास मंत्रालय संभालने वाले हरदीप सिंह पुरी को पोर्टफोलियो संभालना जारी रखा, यानी हरदीप सिंह पुरी शहरी विकास मंत्रालय संभालेंगे और साथ में पेट्रोलियम मंत्रालय भी संभालेंगे हरदीप सिंह पुरी जी। आगे देखते हैं तो अश्वनी वैष्णव जो है रेलवे और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को संभालेंगे। मनसुख मांडविया देश के नए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होंगे जो डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लेंगे।
मनसुख मांडविया, आपको यह याद रखना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको भी एक नया नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो क्या क्या संभालेंगे? कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग। तो आपको यह सब मंत्रालय जो हैं, जो हाल ही में कल ही जो चेंज किए गए हैं, उनमें से कम ये तो याद ही रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनाया जाएगा? किस शहर में दूसरा बड़ा? कमेंट करके बताइए पहला कहाँ पर है, पहला कहाँ पर है, और हाँ उसका उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही न्यूज़ में रहा था वो पहला सबसे बड़ा स्टेडियम। इसका सही उत्तर होगा डी, जयपुर में यह स्टेडियम जो है बनाया जा रहा है। विश्व चॉकलेट दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल चॉकलेट डे। ये वो नहीं है जो फरवरी में मनाए जाते हैं, चॉकलेट डे, टेडी डे वगैरह सब नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए, 7 जुलाई को जो है यह दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस का इतिहास देख लेते हैं। विश्व चॉकलेट दिवस पहली बार 2009 में मनाया गया। हालांकि कुछ का मानना है कि लोगों ने 7 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस के रूप में चिन्हित करना शुरू कर दिया था। क्यों ही 7 जुलाई को ही क्यों? क्योंकि यह वह दिन था जब चॉकलेट को पहली बार 1550 ईस्वी में यूरोप में पेश किया गया था। 7 जुलाई को ही लोगों का ऐसा मानना है। अगला प्रश्न देखते हैं। सफ़ेद झंडा अभियान हाल ही में बहुत खबरों में था, बताइए किस देश से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा डी, मलेशिया से जो है यह अभियान संबंधित है। क्यों हुआ इसके बारे में देखते हैं। मलेशिया से कम आय वाले परिवार के कुछ निवासियों ने तथाकथित सफ़ेद झंडा अभियान या फिर बेंड्रा पुती, उसको भी मलेशियाई लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सफ़ेद झंडा, आंदोलन के हिस्से में जो है सफ़ेद झंडे लहराना जो है शुरू किया है। क्योंकि ये वे ऐसा कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बीच जो उन्हें वित्तीय संकट से निपटने के लिए संकट को अपने संकट को व्यक्त करने के लिए जो है सफ़ेद झंडे लहरा रहे हैं। वो कोविड-19, लॉकडाउन और वित्तीय संकट। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा ग्रैंड रेनेसा बांध, जिसे मिलेनियम बांध भी बोलते हैं, मिलेनियम बांध, बताइए किस देश में है? और यह अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध है, अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध। इसका सही उत्तर होगा बी, इथोपिया में। स्थान किस स्थान पर है? बेनी शंगुल गुमूज क्षेत्र में। देखिए यहाँ पर है, ब्लू नाइल नदी के ऊपर है, इथोपिया में। पूर्व में मिलेनियम बांध के रूप में जाने जाने वाला यह इथोपिया के बेनी शानगुल गुमूज क्षेत्र में है, ब्लू नाइल नदी पर है। यह भी याद रखना है, ब्लू नाइल नदी पर है, जो सूडान से लगभग 40 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पूरा होने के बाद यह अफ्रीका का सबसे बड़ा जो है जल विद्युत परियोजना होगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। नए आंकड़ों के अनुसार कोयले के उत्पादन जो है भारत में शीर्ष में कौन सा राज्य रहा कोयले के उत्पादन में? इनमें से बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, छत्तीसगढ़ जो है पहले स्थान पर रहा। कोयला मंत्रालय के 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल कोयला उत्पादन जो है वो कितना 2.02% घट गया। कितना रहा? 716.84 मिलियन टन। कुल उत्पादन में से 671 जो है वो नॉन कोकिंग था और 44 जो था वो कोकिंग कोल को यानी कोयला था। छत्तीसगढ़ ने सर्वाधिक कितना 158.409 मीट्रिक टन उत्पादन किया। उसके बाद उड़ीसा और मध्य प्रदेश का स्थान है। हाँ, ये था ओवरऑल में, लेकिन अगर कोकिंग कोल की बात करें तो उसमें झारखंड शीर्ष पर रहा कोकिंग कोयले में। अगला प्रश्न देखते हैं। आरबीआई द्वारा अधिदेशित सूक्ष्म उद्यमों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने का लक्ष्य क्या रखा गया है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज, आरबीआई के द्वारा क्या रेट रखी गई? इसका सही उत्तर होगा बी, 7.5 जो है लक्ष्य रखा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिवार्य किया कि बैंकों के कुल ऋण का 7.5% सूक्ष्म उद्यमों को प्रदान किया जाना चाहिए। हाल ही में केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय, एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु मध्य उद्यमों के तरह खुदरा और थोक व्यापार को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। यह न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा। खुदरा और थोक व्यापार जो है वो भी एमएसएमई में शामिल हो गए। इस वर्गीकरण के अनुसार व्यापारियों को अब
आरबीआई के दिशा निर्देशों के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण देने का लाभ मिलेगा। वे आत्मनिर्भर भारत के तहत घोषित योजनाओं के हिस्से के रूप में तत्काल अवधि के वित्त का लाभ उठाने में भी पात्र होंगे। कौन? जो छोटे व्यापारी हैं, खुदरा और थोक व्यापारी भी एमएसएमई में शामिल हो गए। रेट क्या थी? 7.5%। अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम पर गुलमर्ग में, कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? जी हाँ, भारतीय सेना ने मस्त मस्त काम करती है अपनी सेना। बताइए किस अभिनेत्री के नाम पर एक फायरिंग रेंज का नाम रखा गया? इसका सही उत्तर होगा डी, विद्या बालन। विद्या बालन का जो सिनेमा में जो उनका योगदान है उसको देखते हुए आर्मी ने यह कदम लिया। विद्या बालन शकुंतला देवी वेब सीरीज में एक्ट्रेस हैं। छोटे पर्दे पर अपने करियर की शुरुआत उन्होंने 2 दशक पहले की थी। उद्यम फिल्म उद्योग के उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए पिछले वर्षों में उन्हें बहुत से पुरस्कार भी दिए गए हैं और उनके नाम पर फायरिंग रेंज का नामकरण भारतीय सेना द्वारा करना एक विशेष मान्यता है। उसके अलावा उन्हें एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। क्या कौन सी एकेडमी है ये? जो ऑस्कर के लिए शासी निकाय का काम करती है। शासी निकाय ऑस्कर के लिए ये वाली एकेडमी का काम करती है। आपको फायरिंग रेंज का नाम रखना है, याद रखना है किसके ऊपर? विद्या बालन के ऊपर। एक प्रश्न याद आ रहा है, हाल ही में जो है एक टर्म आई थी रिवेंज टूरिज्म। रिवेंज टूरिज्म, बताइए यह जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, किसे बोलते हैं रिवेंज टूरिज्म? आप कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किस देश की सेना को जो है तात माड़ा, कौन सा? तात माड़ा शब्द से जाना जाता है? किस देश की सेना को, इनमें से बताइए। जैसे अलग अलग पार्लियामेंट्स को, संसद को अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि जापान में डाइट, तो वैसे ही सेनाओं के भी नाम है तात माड़ा। बताइए किस देश से संबंधित है? इसका आंसर होगा डी, म्यांमार। ये हाल ही में न्यूज़ में था, इसीलिए म्यांमार की सेना ने वहाँ तख्ता पलट कर रखा है। हरिभंगा आम की किस्म जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उगाई जाती है? यह आम भी बहुत न्यूज़ में था हाल ही में, बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, रंगपुर से जो है बांग्लादेश के, यह अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न है। सिंध पाकिस्तान, रत्नागिरी भारत, रंगपुर बांग्लादेश और कपिलवस्तु नेपाल। तो ये है सी, रंगपुर बांग्लादेश से संबंधित है। क्या हुआ था हाल ही में? 260 कार्टन आमों को लेकर ट्रक जो है जोसेर में बेनोपोल बंदरगाह के माध्यम से भारत और बांग्लादेश की सीमा जो है वो पार की उसने। और जो है आम जो है दोनों देशों के बीच दोस्ती की स्मृति चिन्ह है। हरिभंगा किस्म का आम बांग्लादेश के रंगपुर में उगाया जाता है। हरिभंगा आम वजन के तौर पर 200 से 400 ग्राम का होता है। आकार में गोल, बेहद मांसल और रेशेदार होता है। इसे क्या बोलते हैं? मैंगो डिप्लोमेसी। जो वहाँ की शेख हसीना है पीएम, उन्होंने हमारे पीएम को जो है आम भेजे गए और उसे बोलते हैं मैंगो डिप्लोमेसी। भारतीय उपमहाद्वीप में ये कोई नई परंपरा नहीं है, राजनीति की परंपरा रही है पहले से ही। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति कौन? जिया उल हक और परवेज़ मुशर्रफ जैसे गणमान्य व्यक्ति ने भी पहले भारत को आम भेंट किए हुए हैं मैंगो डिप्लोमेसी के नाम पर। तो अब की बार कहाँ से है? बांग्लादेश से, हरिभंगा किस्म के। हाल ही में खबरों में रहा ताल ज्वालामुखी। ताल ज्वालामुखी जो है वो किस देश से संबंधित है, हमें बताना है, बताइए। ये फटने वाला है। इसका सही उत्तर होगा बी, फिलीपींस से जो है यह संबंधित है। फिलीपींस का दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? ताल ज्वालामुखी। फिलीपींस में असामान्य रूप से ज्वालामुखी गैस उत्सर्जन के कारण जो है कभी भी फट सकता है। ज्वालामुखी फटने के बाद बंटागस प्रांत, तो यह फिलीपींस के कौन से प्रांत में है? बंटागस प्रांत में है। तो ताल ज्वालामुखी के आसपास जो लोग हैं, 3000 के आसपास निवासियों को जो है अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। ताल ज्वालामुखी हाल ही के विस्फोट के बाद ज्वालामुखी गैस और भाप, जो है ज्वालामुखी फटने पर जो उस गैस में जो अधिक एक अच्छा खासा हिस्सा होता है जो वो भाप का होता है, उसके विस्फोट के कारण ये दोनों चीज़ें उत्पन्न हुई। विस्फोट के बाद देश में ज्वालामुखी सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन का उच्चतम स्तर भी देखा गया और सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन लगभग 22,628 टन प्रतिदिन था। तो ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। मैंने जो क्वेश्चन आज से पूछे हैं आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए
और एक और प्रश्न है जो मैं इस टेस्ट में कंप्लीट नहीं कर पाया, वो है किस स्टेट ने जो है स्टेट लेजिस्लेचर, किस विधानसभा, स्टेट की विधानसभा ने जो है उस स्टेट में स्टेट काउंसिल यानी विधान परिषद लागू करने के लिए अपना जो है लॉ पारित किया। बताइए कमेंट कर कर, अपना स्कोर भी कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।